साथ में जैसा कि आप जानते हैं, IFPH फोरम पिछले कई वर्षों से लगातार दैनिक वेबिनार का आयोजन करता रहा है और इसके तहत हम लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते रहे और देश विदेश सभी जगह से हमारे इस फोरम में लोग शामिल होते रहे। और रिसेंटली 1 साल पूर्व हम लोगों ने हिंदी में भी सेशन को कार्यक्रम को शुरू किया और यह हिंदी सेशन का आज 399 दिन है, 399 है। कल हम लोग 400 दिन हो जाएगा हम लोग का हिंदी सेशन का कंटिन्यूअस, और ये विदाउट ब्रेक, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और 7 से 8 के बाद में 8 से 9 हम लोग का अंग्रेजी सेशन होता है, जबकि हम लोग का 1,500 से ज़्यादा पहुँच कर चुका है। मलयालम भी उसी तरह से 9 से 10 के बीच बात कर चुका है। आज के इस विशेष वेबिनार में डॉक्टर वैदेही गुप्ता जी आई हैं, जो हमारे आज के लिए अपना प्रस्तुति देंगे। डॉक्टर वैदेही कुमारी गुप्ता ये MD हैं आपको, और ये इन्होंने RBTS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है, और फिर MD भी इन्होंने RBTS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पास किया। अभी इन्होंने काम किया है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन राम बालक सिंह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, और अभी हाल में ही ये मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ बिहार में पोस्टेड हुई हैं। तो वैदेही जी, मैं आपको बधाई भी देता हूँ इस नए जीवन यात्रा के लिए। और आज का वैदेही जी का जो विषय है, यह हम लोगों को बताने जा रही हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। साथियों, सिग्नेचर से हम लोग हस्ताक्षर को ही केवल देखते हैं, लेकिन इस हस्ताक्षर और मेडिकल साइंस इसका क्या रिलेशन है, उसके सिद्धांत क्या है, इसके विषय में विशेष परिचय डॉक्टर वैदेही गुप्ता जी देने जा रही हैं। तो वैदेही गुप्ता जी, आप अपना लेक्चर्स को शुरू कर सकती हैं। Thank you, sir, and thank you, IFPH. Am I audible, sir? I'm just sharing my screen. मेरा स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। ओके, सो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर ये आज का टॉपिक है। The outward appearance of a body signalizes its special properties, and there is a relationship between the outward qualities of a medicinal object and the disease against which it is effective। यानी कि कोई भी मेडिसिन है, नो मैटर वो कौन से सोर्स का है, वो प्लांट सोर्स का रहे, एनिमल सोर्स का रहे, मिनरल किंगडम का रहे, वो जैसा दिखता है कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को ठीक करता है जो उससे रिलेटेड है। लाइक जैसे चेरडोनियम, उसका फ्लावर येलो होता है, उसका रूट येलो होता है, और चेरडोनियम को हम लोग जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में है कि एक वॉलनट है, अखरोट है, जो कि ब्रेन की शेप का है, और अखरोट यूज़ किया जाता है ब्रेन के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए। दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। मीनिंग डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का, डॉक्ट्रिन का मतलब थ्योरी और बिलीफ, सिग्नेचर 2 वर्ड से बना है, साइन एंड नेचर। यानी नेचर जो साइंस रिफ्लेक्ट करता है अपने अपीयरेंस से, उसका जो थ्योरी है और बिलीफ है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। सो बिलीफ ऑन वेरियस साइंस ऑफ नेचर, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलिट्यूड, क्योंकि सिमिलैरिटी है मेडिसिन का अपीयरेंस और जिस तरह से डिजीज़ रिफ्लेक्ट होता है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलिट्यूड भी कहते हैं, यानी सिमिलर कहते हैं। हिस्ट्री, इट इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट फाउंड इन मेनी यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड लेटर ऑन एक्सेप्टेड बाय वेरियस स्कूल्स ऑफ मेडिसिन। तो यूज़ बहुत पहले से हुआ था, बहुत ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये एक्सेप्ट हुआ, बट इट वाज पारासेल्सस जो सबसे पहले इस चीज़ को प्रमोट किए, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को।
डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका का बहुत सारा सोर्सेज है। प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग, प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स, प्रूविंग ऑन हेल्दी प्लांट, केमिकल सोर्सेज, एम्पेरिकल सोर्सेज, एक्सीडेंटल सोर्सेज, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेज, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। तो ये मटेरिया मेडिका का एक सोर्स भी है। अब सारा मेडिसिन एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका पॉइजन ऑफ हनी बी से बना हुआ है और जो कैरेक्टरिस्टिक है एपिस के पेशेंट का वो भी काफ़ी हद तक मधुमक्खी के जैसा ही लगता है। एपिस मेलिफिका हाईली जेलस क्रिएचर, द क्वीन बी इज़ द मोस्ट जेलस ऑर्गेनिज्म इन नेचर। तो एपिस बहुत ही जेलस क्रिएचर है, उसमें जेलसी बहुत ज़्यादा है एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ऐसा देखा गया है डॉक्यूमेंट्स में कि मधुमक्खी एक छत्ते से दूसरे के छत्ते से अपने छत्ते में हनी भी चुरा करके लाता है, तो वो जेलसी का फीचर इसमें है। सेम चीज़ पेशेंट में भी मिलता है। एपिस पेशेंट इज़ ऑल्सो वेरी जेलस एंड सस्पिशियस इन नेचर, तो उसमें भी जेलसी बहुत ज़्यादा है। एलन में एक लाइन लिखा हुआ है, एलमेट्स फ्रॉम जेलसी। तो जेलसी कांट प्रॉब्लम होता है, वही जेलसी जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है फिर वो डिजीज़ का फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ हाइव्स आर मेंटेन्ड और रेगुलेटेड बाय फेचिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फैनिंग विच गिव्स क्लू रिगार्डिंग द थर्मल रिएक्शन। यानी जो हाइव्स है उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, कभी चाहे वो वाटर के ड्रॉपलेट से जो भी है उसको रेगुलेट करे या फिर विंग्स के थ्रू फैनिंग के थ्रू उसको रेगुलेट करे, उसका टेम्परेचर को नॉर्मल से थोड़ा ठंडा रखा जाता है। लाइक द बी द एपिस मेल पर्सनैलिटी टू डजंट लाइक हीट, ऑलवेज प्रेफर कोल्ड। एपिस को हीट पसंद नहीं रहता है, वो हमेशा कोल्ड प्रेफर करता है। मॉडलिटी है एलन में ही है, एग्रीवेशन बाय वार्म्ड एंड हीटेड रूम्स एंड एमिनेशन फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्टनिंग द पार्ट्स ऑफ इन कोल्ड वाटर। यानी कि जब वो गर्म रूम में रहता है तो उसको एग्रीवेशन होता है, यही जब जो पार्ट है जो अफेक्टेड है जब उसको वॉश करता है या फिर मॉइस्टन करता है, सिर्फ पानी अप्लाई करता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है। फिर है अ बी हैज़ थाउजेंड्स आइज़। जो हनी बी का आई होता है वो एक कंपाउंड आई है, उसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं जिससे कारण मल्टीपल इमेजेस बनते हैं, तो इसमें 1000 आइज होता है, कंपाउंड आई है। उसी तरीके से सेम चीज़ पेशेंट में मिलता है, पीपल आर मेंटली शार्प नोटिसिंग एवरीथिंग अराउंड देम। तो ये थॉट वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। ये मेंटली बहुत शार्प होता है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है। बी स्टिंग्स, यानी मधुमक्खी जो है वो डंक मारती है और वो उसका एग्रेशन दिखाता है। उसी तरीके से जो पेशेंट है वो भी क्विक टेम्पर्ड होता है और जब वो बर्स्ट करता है देन इट बर्स्ट आउट लाइक अ स्टिंग, यानी जैसे से मधुमक्खी डंक मारता है उसी तरीके से पेशेंट भी का जब टेम्पर लूज होता है, जब वो गुस्से में आता है तो वो बहुत कुछ बोल जाता है जिससे कारण कि सामने वाला हर्ट भी कर जाए और उसको वो चीज़ एज अ स्टिंग डंक की तरह चुभे। फिर है बीज आर बिजी एंड इंडस्ट्रियस, ऑलवेज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो बहुत पॉपुलर सेइंग भी है बिजी लाइक अ बी। तो बी एक्चुअली में बहुत बिजी होती है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना है, फिर वहाँ से रस लेना है, फिर उससे हनी बनाना है। तो बी बिजी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियस मेहनती बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ एपिस के पेशेंट में भी मिलता है। देयर प्राइमरी अटेंशन इज़ ऑन देयर डे टू डे लाइफ, देयर डोमेस्टिक सिचुएशन, वर्क एंड प्रैक्टिकल मैनर्स। तो अपना जो काम है उस पर वो बहुत फोकस करता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत बिजी रहता है, जस्ट लाइक द बी। नेक्स्ट, केमिकली द बी कंटेन फॉर्मिक एसिड विच ऑन स्टिंग प्रोड्यूस फ्रॉम माइल्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स। तो जो बी स्टिंग है उसमें केमिकली फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे रेड एंट में फॉर्मिक एसिड होता है और इसका भी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड है जिससे कान की इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका एक रेंज है, ये बहुत माइल्ड इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, बट अगर सिवियरिटी है, अगर उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स भी हो सकता है। जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक बी स्टिंग में होता है जिससे कारण कि पेशेंट का हालत बहुत बुरा हो जाता है और वो अल्टीमेटली फैटल भी प्रूव हो सकता है। सेम है एपिस मेल पेशेंट ऑल्सो हैज़ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कैरेक्टराइज बाई बर्निंग, स्टिंगिंग पेन एंड एडेमेटस स्वेलिंग। तो जो एपिस का पेशेंट है उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे बर्निंग होगा। स्टिंग है, बी का स्टिंग है तो यहाँ पे पेन भी जो होगा वो स्टिंगिंग पेन होगा और स्वेलिंग होगा एडेमेटस स्वेलिंग।
केंट के मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ है वायलेंस एंड रैपिडिटी, जो कि एपिस में बहुत कॉमन है. द कंप्लेंट्स ऑफ एपिस आर अटेंडेड विथ वायलेंस एंड रैपिडिटी. दे कम ऑन विथ ग्रेट रैपिडिटी, रश ऑन विथ वायलेंस until unconsciousness is reached. तो कंडीशन इतना सीवियर हो सकता है एक सिंपल से बी स्टिंग से कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो सकता है. नॉर्मली अगर किसी को बी स्टिंग हो रहा है तो उस एरिया में थोड़ा स्वेलिंग होगा, बहुत ज़्यादा एक एग के शेप का स्वेलिंग होगा. बट अगर एपिस का पेशेंट है उसमें जो बी स्टिंग होगा वो बहुत हाइपर सेंसिटिव रहेगा. बट व्हेन यू मीट वन हु इज सेंसिटिव टू द स्टिंग ऑफ द हनी बी and if gets one little sting on any place on his body, he comes down with nausea and anxiety that makes him feel that he is dying, and in about 10 minutes he is covered with urticaria from head to foot. तो सिंपली एक स्टिंग के कारण उसको नॉजिया फील हो सकता है, यानी कि वॉमिटिंग के जैसा लग सकता है. एंजाइटी होगा, बहुत घबराहट होगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो मरने वाला है. 10 मिनट के अंदर पूरा हेड टू फुट उसके पूरे बॉडी में अर्टिकेरिया जैसा रैशेज आ जाएगा. जबकि स्टिंग सिर्फ एक जगह पे हुआ है, बट ये जो सिम्टम मिलेगा वो जनरलाइज्ड मिलेगा. ही स्टिंग्स एंड बर्न्स एंड वांट्स टू बी बेथ्ड इन कोल्ड वाटर, क्योंकि बी अपना टेम्परेचर को कोल्ड रखना चाहता है, उसको हीट पसंद नहीं है, इसलिए इसमें कोल्ड वाटर से इसको रिलीफ मिलेगा. तो कोल्ड वाटर से नहाना चाहेगा, उस एरिया को भिगाना चाहेगा. ही फियर्स दैट ही विल डाई इफ समथिंग इज़ नॉट डन टू मिटिगेट हिज सफरिंग. रॉल्स एंड टॉसेज एफ ही वुड टीयर हिमसेल्फ टू पीसेज. तो उसको ऐसा लगेगा कि अगर उसके कंप्लेंट को ठीक नहीं किया गया, उसको मिटिगेट नहीं किया गया, तो वैसे केस में वो मर भी सकता है. तो इतना सीवियर एपिस के केस में होता है. नेक्स्ट है ब्रैनिया एल्बा. ब्रैनिया एल्बा रूट से बना हुआ है. द हार्डर देयर एक्सटीरियर द लॉन्गर दे कैन बी पुट असाइड फॉर टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड शॉर्टेज. तो जो रूट होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, इसका फ्रूट बहुत लार्ज होता है, इसका रूट बहुत थिक होता है, तो बाहर से बहुत हार्ड रहेगा. तो जितना वो हार्ड रहता है उतना ज़्यादा उसमें वो चीज़, उसका जो न्यूट्रिशन है वो स्टोर होने का टेंडेंसी रहता है. उतने लॉन्ग टाइम तक उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो स्टोर रहता है, तो वो लॉन्गर टाइम तक रहेगा. और जब उस चीज़ का शॉर्टेज हो रहा है तो वो यूज़ हो सकता है. जस्ट लाइक दे स्टोर द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड स्वीटनेस ऑफ लाइफ फॉर फ्यूचर यूजेस, द पेशेंट स्टोर द बिटरनेस ऑफ देयर डिसेप्शन एंड इंडिग्नेशन. ब्रैनिया का जो पेशेंट है वो भी स्टोर करके रखता है, बट द बिटरनेस, जो भी उसके लाइफ का जो भी कड़वाहट है, जो भी बैड फेजेज है, वो सब उसको बहुत टाइम तक उसके दिमाग में रहता है. कोई उसको धोखा दिया, द डिसेप्शन, इंडिग्नेशन, ये सारा कंप्लेन जो है उसको सारा चीज़ बहुत याद रहता है, बहुत उसके दिमाग में हमेशा रहता है. उसके बाद फिर वो कंप्लेन बढ़ते जाता है और फिर प्रॉब्लम होता है. सो एलन में लाइन है, एलिमेंट्स फ्रॉम शैग्रिन, मॉर्टिफिकेशन, एंगर, यही सारा चीज़ वो स्टोर होते जाता है, फिर बाद में एज अ डिजीज़ वो अपीयर होता है. फिर है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट, द रूट्स आर फ्लैशी, बिटर इन टेस्ट विथ नॉजिएटिंग स्मेल, वेरी रफ, एसिडिक एंड येलोइश वाइट इन कलर. तो जो रूट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होता है, टेस्ट में बिटर होता है, उसका स्मेल नॉजिएटिंग होगा, मितली आने जैसा, बहुत रफ होता है, एसिडिक होता है और कलर में येलोइश वाइट होता है. सेम चीज़ पेशेंट में भी मिलेगा. पेशेंट इज़ फ्लैशी विथ बिटर टेस्ट इन माउथ, येलो वाइट कोटेड टंग एंड ऑल द डिस्चार्जेज आर एक्रिड. जो पेशेंट है वो फ्लैशी होगा, टेस्ट माउथ का बिटर होगा और जो टंग का कोटिंग होगा वो येलोइश वाइट होगा. सारा जो भी उसका डिस्चार्जेज है वो एक्रिड होगा, यानी कि इरिटेटिंग होगा. द मोर फ्रूट्स वी पिक फ्रॉम देम द मोर दे विल ग्रो. तो ये कुकुबिटेसी फैमिली का है और कुकुबिटेसी फैमिली में प्रोडक्टिविटी की नोट है. तो जितना इससे फल तोड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा ये ग्रो करेगा, उसमें और नया फल आएगा. दिस इज सीन इन मेंटल्स एज प्रोडक्टिविटी. द कुकुबिटेसी फैमिली आर वेरी प्रोडक्टिव. तो ये चीज़ उसके मेंटल प्रोडक्टिविटी में दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करेगा तभी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, टायर्डनेस नहीं होगा, तो इसलिए मेंटली वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. द ह्यूज फ्रूट्स एंड रूट्स रिप्रेजेंट स्टोरेज फॉर फ्यूचर नीड. जो इसका फ्रूट है वो काफ़ी ह्यूज है, जो रूट्स है वो काफ़ी ह्यूज है, तो ये स्टोरेज इन फ्यूचर अपने न्यूट्रिशन को स्टोर कर सकता है, ये रिप्रेजेंट करता है. जस्ट लाइक दैट जो पेशेंट है ब्रैनिया का, पीपल आर विलिंग टू शेयर देयर सेविंग्स विथ अदर्स and can look it as an investment for his future when their generosity or hard work will be rewarded. तो जो पेशेंट है वो अपना सेविंग्स जो कि पहले संभाल के रखता है, बट कभी किसी को ज़रूरत है तो वो उससे शेयर करता है और उसको वो एज ए इन्वेस्टमेंट देखता है कि हाँ भाई जो मेरा जेनरसिटी है, मेरा हार्ड वर्क है, वो इन रिटर्न आएगा. तो वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत सोचता है. लाइक ब्रैनिया बिजनेस माइंडेड भी होता है. नेक्स्ट है
Plants grow over large distances, but they receive all the juice that is stored in their many fruits from one root. तो ये प्लांट बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़े एरिया में कवर्ड रहता है, इसका फ्रूट बहुत बड़ा है तो काफ़ी बड़े एरिया में रहता है, बट सारा न्यूट्रिशन, पूरे प्लांट का सारा न्यूट्रिशन सिर्फ एक रूट से आता है। और उसी से वो सारा न्यूट्रिशन लेता है, पानी भी उसी से जा रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसी के थ्रू जा रहा है फ्रॉम द सिंगल रूट। सेम चीज़ ब्राइनिया के पेशेंट में दिखता है। दे ट्रेवल आउट इन टू द वर्ल्ड, डू नॉट सेटल, बट कीप इन कॉन्टैक्ट विथ एंड स्टे डिपेंडेंट ऑन देयर ओरिजिनल रूट। तो ये जाता बहुत जगह है, पूरा वर्ल्ड घूमता है, बट वहाँ वो सेटल नहीं करता है, और वो हमेशा जो उसका ओरिजिनल रूट है यानी जो उसका घर है उससे वो कनेक्टेड रहता है और उस पर वो डिपेंडेंट रहता है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम मिलता है, डिज़ायर टू ट्रैवल एंड होम सिकनेस। यहाँ पे ट्रैवल का डिज़ायर भी है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना चाहता है, बट उसमें होम सिकनेस भी उतना ही है। नेक्स्ट है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज, द बर्निंग ऑफ वुड इज़ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन वाइल प्रिपेयरिंग वुड चारकोल। वुड चारकोल एक्चुअली जब कंबशन होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो वो दो तरीके का होता है, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट रहेगा, अबंडेंट अमाउंट में रहेगा तो कंप्लीट कंबशन होगा, और जब हाइड्रोकार्बन बर्न करेगा इनकम्प्लीट कंबशन तो फिर वो H2O एंड CO2 बनाता है। बट वही अगर इनकम्प्लीट कंबशन रहा, ऑक्सीजन का स्कार्सिटी रहा, तो वैसे केस में कुछ CO2 बनता है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कुछ H2O बनता है और कुछ कार्बन बनता है, कार्बन दैट इज़ चारकोल। तो चारकोल जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण बनेगा, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण बनेगा। तो चारकोल रिप्रेजेंट ही करता है ऑक्सीजन का कमी। द बर्निंग ऑफ वुड इज डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन वाइल प्रिपेयरिंग वुड चारकोल। तो ऑक्सीजन का कमी रहता है तब चारकोल बनता है। जस्ट लाइक दैट द पेशेंट नेवर गेट्स सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड हेंस साइनोज्ड। पेशेंट को भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण कि साइनोज्ड रहता है, साइनोसिस रहता है ऑक्सीजन कमी के कारण। बोरिक में एक लाइन है, डिसइंटीग्रेशन एंड इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन इज़ द कीनोट ऑफ दिस रेमेडी। तो जो इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन है वो इस रेमेडी का कीनोट है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली पेशेंट को नहीं मिल रहा है। द वुड चारकोल इज़ ब्लैक। कलर में वुड चारकोल जो है, जो चारकोल है वो ब्लैक होता है, कार्बन है तो ब्लैक है। द पेशेंट लुक्स ब्लूइश ब्लैक ड्यू टू साइनोसिस। साइनोसिस है, ऑक्सीजन का कमी है, तो वो उसका फेस जो है और बाकी बॉडी पार्ट्स वगैरह भी जो है वो ब्लूइश ब्लैक कलर का दिखता है। तो चारकोल ब्लैक है और जो पेशेंट है वो भी ब्लैकिश दिखता है। वाइल चारकोल बर्न्स द फ्यूम्स गो अपवर्ड। जब चारकोल को बर्न करते हैं तो उसका फ्यूम ऊपर की तरफ जाता है। वेरी सिमिलर टू द पेशेंट व्हेन गैस इज एक्यूमुलेटेड इन अपर एब्डोमेन एंड रिलीव्ड बाय बेल्चिंग। उसी तरीके से जो पेशेंट है उसमें गैस एक्यूमुलेट करता है अपर एब्डोमेन में, और जिस तरह से फ्यूम ऊपर की तरफ जाता है वैसे ही ये कंप्लेन भी रिलीफ होता है बाय बेल्चिंग। बेल्चिंग से डका लेने से जो एयर है वो स्केप होता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है बाय अपवर्ड मोशन ऑफ द गैस। नेक्स्ट है टू इग्नाइट वुड चारकोल फैनिंग इज़ रिक्वायर्ड। जो कोयला है या फिर चारकोल है उसको जलाने के लिए उसको पंखा जला जाता है, जिससे कि वो कंबशन जल्दी हो ऑक्सीजन के कारण और वो अच्छे से जले। सेम चीज़ पेशेंट में मिलता है। द पेशेंट ऑल्सो वांट्स टू फैनिंग फ्रॉम वेरी नियर। पेशेंट को भी चूँकि ऑक्सीजन का स्कार्सिटी है तो उसको बहुत क्लोज, बहुत नज़दीक से फैनिंग चाहिए कि कोई उसको लगातार पंखा चलते रहे। आफ्टर बर्निंग द चारकोल लुक्स कोल्ड एक्सटर्नली बट वार्म इनसाइड। जब चारकोल बर्न हो जाता है, जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो बाहर से वो ठंडा लगता है कि वो ठंडा है, बट अगर आग हटा के देखें तो अंदर में वो गर्म रहता है, इनसाइड वो वार्म रहता है। सेम चीज़ पेशेंट में मिलता है। द पेशेंट इज़ ऑल्सो एक्सटर्नली कोल्ड एंड इंटरनली हॉट। अगर बॉडी का पार्ट टच कर रहे हैं तो वो कोल्ड लगता है, बट पेशेंट इंटरनली हॉट होता है। केंट मटिया मेडिका में है, रनिंग थ्रू द रेमेडी दे इज़ बर्निंग। इसमें बर्निंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इंटरनल सेंसेशन है और अंदर से चारकोल गर्म है, इसलिए इसमें बर्निंग टेंडेंसी रहता है। तो रेमेडी जो है उसमें बर्निंग होगा। बर्निंग इन द वेन, बर्निंग इन कैपिलरीज, बर्निंग इन हेड, इचिंग, बर्निंग ऑफ स्किन, बर्निंग इन इन्फ्लेम्ड पार्ट्स, इंटरनल बर्निंग एंड एक्सटर्नल कोल्डनेस। अंदर से वो गर्म रहेगा बट बाहर से कोल्डनेस रहेगा। कोल्डनेस विथ फीबल सर्कुलेशन, विथ फीबल हार्ट, आइसी कोल्डनेस। आइसी कोल्डनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथ पैर बहुत आइसी कोल्ड रहता है, नीज आइसी कोल्ड रहता है, हैंड एंड फीट कोल्ड एंड ड्राई और कोल्ड एंड मॉइस्ट, नीज कोल्ड, नोज कोल्ड, ईयर कोल्ड, टंग कोल्ड, कोल्डनेस इन द स्टमक विथ बर्निंग,
तो स्टमक में कोल्डनेस भी है एंड बर्निंग भी है। फेंटिंग कवर्ड ओवर विथ अ कोल्ड स्वेट एज इन कोलैप्स। तो फेंटिंग होगा, जो बॉडी है वो कोल्ड स्वेट से कवर्ड रहता है, ये भी कार्बोवेज का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कोलैप्स विथ कोल्ड ब्रीथ, कोल्ड टंग, कोल्ड फेस, looks like a cadaver. In all these conditions of coldness the patient wants to be fanned। और इतना बॉडी उसका ठंडा है तभी पेशेंट को फैनिंग चाहिए कि उसको कोई पंखा चले, क्योंकि इंटरनली वो हॉट रहता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन रहता है। नेक्स्ट है कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम इज मेड फ्रॉम हर्ब मिडोसैफरन। कॉल्चिकम का कॉमन नेम है मिडोसैफरन। अ मेंबर ऑफ लिलियेसी फैमिली। Lilies are among the first flowers to bloom in early spring. Midosaffron bloom in autumn at a time in which other lilies and most flowers are dying। तो कॉल्चिकम, जिसको कि मिडोसैफरन भी कहते हैं, सैफरन इसलिए क्योंकि वो केसर के जैसा दिखता है, इसलिए इसका एक और नाम ऑटम क्रॉकस भी है। क्रॉकस भी केसर का नाम है, केसर को का कॉमन नेम है, इसलिए इसको मिडोसैफरन कहते हैं। और ये लिलियेसी फैमिली का है। नॉर्मली जो लिलीज़ है वो स्प्रिंग में खिलता है, यानी बसंत में खिलता है, और जब ऑटम आता है, पतझड़ आता है, तो उस समय उसका सारा फूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट सिर्फ लिलीज़ का ही नहीं, सारा प्लांट का जो भी फ्लावरिंग प्लांट है वो ऑटम में झड़ जाता है। बट इसमें अपोजिट है, मिडोसैफरन जो है वो ऑटम में खिलता है, इसी कारण इसको कॉल्चिकम ऑटमनेल कहते हैं, क्योंकि ये ऑटम में ब्लूम करता है। तो चूँकि ये ऑटम में ब्लूम करता है, सिमिलरली पीपल हु नीड कॉल्चिकम एक्सपीरियंस एंड एग्रीवेशन ऑफ देयर सिम्टम्स इन ऑटम। जो पेशेंट का जो सिम्टम है वो भी ऑटम में अग्रेवेट करता है। नेक्स्ट है डिजिटलिस पर्प्यूरिया। बिकॉज इट्स फ्लावर आर एडॉर्न्ड विथ ब्लड कलर डॉट। इसका जो फ्लावर है, उसका जो पेटल्स है, उसमें ब्लड कलर का डॉट दिखता है, ब्लड के जैसा, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि डिजिटलिस जो है वो ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए है। सो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन ब्लड डिस्क्रेसिया। तो ब्लड का जो भी डिसऑर्डर है, चाहे वो ल्यूकोपिनिया हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, कोई भी ब्लड का कोई भी डिसऑर्डर है, ब्लड डिस्क्रेसिया है, वैसे केस में एज वेल एज डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स का कोई डिजीज़ है, उस केस में भी हम लोग डिजिटलिस देते हैं। एस्थेटिस हेरिसिफोलिया, इसको कि पाइलवट भी कहते हैं। इसका रूट डिस्टेंडेड वेन के जैसा लगता है, जैसे हेमरॉइड्स होता है, हेमरॉइड्स में वेन डिस्टेंडेड होता है, रेक्टल वेन्स, तो उसी तरह का डिस्टेंशन इसमें दिखता है। रूट्स लुक लाइक हेमरॉइड्स एंड इट क्योर्स हेमरॉइड्स। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है कि इसका जो रूट्स है वो हेमरॉइड के जैसा दिखता है, और ये मेडिसिन जो है वो हेमरॉइड्स को क्योर करता है, इसलिए इसको पाइलवट भी कहते हैं। नेक्स्ट हाइपेरिकम। फ्लावर्स शो ब्लैक कलर डार्क ग्लैंड्स एट द एजेस ऑफ पेटल्स। जो फ्लावर का पेटल है हाइपेरिकम का, उस पर ब्लैक कलर का डॉट होता है पेटल्स के एजेस पे, किनारे पे ब्लैक कलर डॉट है, जो कि पेटल्स पे वो आउटलाइन जैसा पूरे एरिया में रहता है, पेटल्स के आउटलाइन में। The small holes resemble all the pores of the skin and are thus useful for all pain and wound on the skin। तो ये जो सारा डॉट है वो स्किन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्किन पे स्किन पोर होता है जिसमें हेयर फॉलिकल होता है, तो ये पोर्स भी स्किन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हाइपेरिकम स्किन का सारा कंप्लेन, स्किन में पेन हो या फिर वुंड हो, वो सारी चीज़ के लिए हाइपेरिकम सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ रेड जूस। जो हाइपेरिकम का प्लांट है उससे रेड जूस सिक्रीट होता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन हेमरेजेस, इसलिए इसको हेमरेज में यूज़ करते हैं। रेड स्टेनिंग लिक्विड फ्रॉम अ हाइपेरिकम फ्लावर बर्ड। तो जो फ्लावर बर्ड है, जब उसमें फ्रिक्शन होता है, जब उसको मसलते हैं, तो इस तरह का रेड फ्लूइड जो है वो उंगली में लग रहा है, तो ये ब्लड के जैसा रहता है, इसलिए जब कोई हेमरेज का केस है वैसे केस में हाइपेरिकम इंडिकेटेड है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। लेकेसिस। वन कैन नॉट मेक अ नॉट ऑफ लिविंग स्नेक, इट स्लिप्स। जो लिविंग स्नेक है, एक जिंदा सांप है, वो बहुत लंबा होता है, बट उसको अगर हम आपस में बांध के एक गांठ बांधना चाहें तो वो नहीं बंधेगा, वो स्लिप कर जाएगा। सिमिलरली लेकेसिस पेशेंट्स कैन नॉट टॉलरेट टाइट बैंडेजिंग। उसी तरीके से जो लेकेसिस का पेशेंट होता है वो भी टाइट बैंडेजिंग उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो हमेशा लूज़ रखना चाहेगा, उसको नेक के पास, वेस्ट के पास कोई भी टाइट बैंडेजिंग स्पेशली नहीं चाहिए। ऑन होल्डिंग एट इट्स टंग इट मूव्स अपवर्ड।
जब स्नेक को हम पकड़ते हैं, चाहे वो टंग से रहे या फिर उसके हेड से रहे, जब वहाँ पर पकड़ा जाता है तो उसका बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। लाइकवाइज सिम्टम्स गो फ्रॉम बिलो अपवर्ड, जो सिम्टम्स है लेकेसिस का वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। द स्नेक स्टार्ट्स मूविंग एंड लूजेज स्किन इन स्प्रिंग, जो स्नेक है वो स्प्रिंग में मूव करता है, विंटर में वो शांत रहता है, स्प्रिंग में मूव करता है, उस समय वो अपना स्किन लूज़ करता है, यानी केचुली जिसको बोलते हैं वो स्प्रिंग में लूज़ होता है, नया स्किन आता है। सिमिलरली द सिम्टम्स रीअपियर इन स्प्रिंग, तो लेकेसिस का जो सिम्टम्स है वो स्प्रिंग में रीअपियर करता है, दोबारा अपीयर करता है। इट रिमेन्स कर्ल्ड इन द विंटर एंड वेक्स अप इन द स्प्रिंग, तो ये विंटर में शांत रहता है, वो एनर्जी सेविंग मोड पे रहता है, कर्ल्ड रहता है। उसी तरीके से जैसे स्नेक विंटर में शांत रहता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। सिमिलरली ऑल सिम्टम्स डिसअपियर इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में जो बाकी सिम्टम है वो सारा डिसअपियर कर जाता है, और स्प्रिंग में जब स्नेक एक्टिव होता है तो सिम्टम भी जो है वो रीअपियर करता है। फिर लेकेसिस स्नेक इज़ फेटफुल एंड सस्पिशियस, लेकेसिस स्नेक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में है कि वो बहुत ज़्यादा फेटफुल होता है, सस्पिशियस होता है। सेम चीज़ पेशेंट में भी देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है। तो सस्पिशियस नाइटली डेल्यूजन ऑफ फायर, ये लाइन बोरिक में लिखा हुआ है कि उसको डेल्यूजन होता है ऑफ फायर। तो सस्पिशियस लेकेसिस स्नेक में भी है और लेकेसिस पेशेंट में भी है। इट इज़ सेड दैट स्नेक इज़ रिवेंजफुल, तो ऐसा कहा जाता है कि स्नेक जो है वो रिवेंजफुल होता है। और सेम चीज़ पेशेंट में मिलता है, लेकेसिस के पेशेंट में। सिमिलरली द पेशेंट इज़ विंडिक्टिव, पेशेंट जो है उसको भी रिवेंज लेना होता है, उसको भी बदला चाहिए होता है। तो सेम चीज़ जिस तरह से लेकेसिस स्नेक में मिलता है उस तरीके से इसके पेशेंट में मिलता है। स्नेक डजंट टॉलरेट एनीबडी कमिंग नियर, जो लेकेसिस स्नेक है, सुरकुको स्नेक, वो किसी को अपने नज़दीक नहीं आने देता है, किसी को अपने पास टॉलरेट नहीं करता है। लाइकवाइज द पेशेंट इज़ हाइपर सेंसिटिव, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, चाहे वो टच के कारण हो, जिससे कि वो उसको कोई टाइट बैंडेजिंग नहीं चाहिए, वो क्लोथ का टच भी बियर नहीं कर पाता है। टेम्परेचर का एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत गर्म, ये सब भी वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है। द स्नेक ऑलवेज प्रोट्रूड इट्स बाइफर्केटेड टंग विच ट्रेम्बल्स, जो स्नेक का टंग है वो बाइफर्केटेड होता है, ये स्नेक का टंग है बाइफर्केटेड है। और इसी तरीके का स्ट्रिक है, ब्लैक कलर का स्ट्रिक जो है वो लेकेसिस के पेशेंट में मिलता है। पेशेंट हु प्रोट्रूड ऑल द टाइम विथ अ बाइफर्केटेड ब्लैक स्ट्रिक इन द मिडल, तो जो स्नेक है वो बाइफर्केटेड होता है, उसका जो टंग है वो ट्रेमल करता है। वैसे जो पेशेंट है वो भी टंग प्रोट्रूड करता है, और जो उसका टंग है उस पर ब्लैक कलर का स्ट्रिक होता है जो कि बाइफर्केटेड होता है, जिस तरह से लेकेसिस स्नेक का होता है उसी तरह का बाइफर्केटेड स्ट्रिक लेकेसिस के पेशेंट के टंग पे मिलता है। टंग कॉन्स्टेंटली वैगल्स एट इट मूव्स, जैसे स्नेक मूव करता है उसका टंग भी कॉन्स्टेंटली वैगल करता है, यानी कि मूव करता है। सिमिलरली द लेकेसिस पर्सन इज़ लोक्वेसियस, जो लेकेसिस का पेशेंट है वो बहुत बोलता है, क्योंकि बोलने के लिए टंग चाहिए, टंग मूव करता है तब बात होता है। तो जैसे स्नेक का टंग बहुत मूव करता है उस तरह से लेकेसिस का पेशेंट का टंग बहुत मूव करता है, वो बहुत बात करता है। एट द सेम टाइम देयर वैगलिंग टंग समटाइम्स कॉज देम टू टंग टाइड लीडिंग टू स्टैमर और स्टटर, और यही मूवमेंट के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि वो टंग टाइड, जिससे कारण के स्टैमर यानी कि वो हकलाना और रुक रुक के बोलना, इस तरह कंप्लेन भी लेकेसिस में मिलता है। लाइन है, ग्रेट लोक्विसिटी वांट्स टू टॉक ऑल द टाइम, जम्प्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, वन वर्ड ऑफन लीड्स इनटू अनदर स्टोरी। ये एलन का लाइन है कि लेकेसिस का पेशेंट बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत बातूनी होता है, वो ऑल टाइम बात कर सकता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करेगा, उसके पास हर बार नया टॉपिक है बात करने के लिए, एक वर्ड से वो पूरा दूसरे स्टोरी पे भी चला जाएगा, एक वर्ड से पूरा स्टोरी सुना दे। तो लेकेसिस का पेशेंट बहुत ज़्यादा लोक्वेसियस होता है। नॉक्टर्नल एंड देयरफॉर हंट्स एंड फीड ड्यूरिंग द नाइट, जो लेकेसिस स्नेक है वो नॉक्टर्नल होता है, वो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो रात में वो हंटिंग करता है, अपना प्रे शिकार ढूंढता है, वो सारा काम ये रात में करता है। सिमिलरली लेकेसिस पीपल कैन स्टे अप थ्रू आउट द नाइट विदाउट फीलिंग टायर्ड, वैसे ही जो लेकेसिस का पेशेंट है वो भी रात भर जाके रह सकता है, उसको कोई थकान नहीं होगा। एक लाइन है, मेंटल लेबर बेस्ट परफॉर्म्ड एट नाइट, ये बोरिक का लाइन है कि जो मेंटल लेबर है वो सबसे अच्छे से वो नाइट में कर सकता है, क्योंकि लेकेसिस नाइट में ज़्यादा एक्टिव होता है, दैट्स वाई मेंटल लेबर बेस्ट परफॉर्म्ड एट नाइट।
द स्टूल्स ऑफ अ स्नैक आर ब्लैक एंड ऑफेंसिव। जो लेक्सिस स्नैक है उसका स्टूल ब्लैक होता है कलर में एंड स्मेल में बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। सिमिलरली ऑल डिस्चार्जेज आर डार्क एंड ऑफेंसिव, स्टूल हार्ड, ब्लैक एंड फाउल स्मेलिंग। तो जो भी डिस्चार्ज है वो डार्क होता है लेकेसिस का, ऑफेंसिव होता है, और स्टूल भी हार्ड होगा, डार्क होगा और फाउल स्मेलिंग होगा, जिस तरह से लेकेसिस का स्टूल होता है। दिस पावरफुल स्नेक स्वेलोज इट्स मील होल। लेकेसिस स्नेक अपना प्रे को, जो उसका शिकार है, उसको पूरा निगल जाता है, ना कि पार्ट बाय पार्ट। उसी तरीके से similarly the person who needs lekesis experience pain and have difficulty swallowing empty but I am related swallowing food। तो जिस तरह से स्नैक है कि वो अपने फूड को पूरा निगल जाता है, उसी तरीके से लेकेसिस का पेशेंट जो है, जब वो खाना निगलता है तब उसको आराम मिलता है, बट अगर वो एम्प्टी स्वेलोइंग है, सिर्फ सलाइवा स्वेलो कर रहा है, तो वैसे केस में पेन होता है, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। नॉर्मली किसी को अगर थ्रोट में कोई कंप्लेन है तो खाना निगलने पे प्रॉब्लम होगा, बट यहाँ पे खाना निगलने पे आराम मिलता है और एम्प्टी स्वेलिंग से डिफ़िकल्टी होता है। स्नैक मूव्स इन जिगजैग मैनर। स्नैक जिगजैग पैटर्न में जाता है, वो सीधा ना जाकर के तिरछा तिरछा चलता है। सिमिलरली थिंकिंग ऑफ पेशेंट इज़ नेवर स्ट्रेट बट ऑलवेज इन जिगजैग मैनर। तो उसी तरीके से जो लेकेसिस का पेशेंट है उसका थॉट भी कभी स्ट्रेट नहीं रहता है, जिगजैग मैनर में रहता है। जैसे इसका थॉट है, विविड इमेजिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, इतना ज़्यादा लोकेसियस होता है। तो ये जिगजैग पैटर्न इसके नीचे में मिलता है। Strike its prey, it drops its jaw, then rotates from left to right, and its 400 or more ribs move in a left to right rotation when it swallows its prey। तो जब इसको अपने शिकार पे हमला करना होता है लेकेसिस स्नेक को, तो वो अपने शिकार पे जब हमला करता है तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट करता है, और जब उसको स्वेलो भी करना होता है तो 400 या उससे ज़्यादा उसका रिब्स होता है, जो कि लेफ़्ट से राइट के डायरेक्शन में रोटेट करता है वाइल swallowing हिज प्रे। उसी तरीके से पीपल हु नीड लेकेसिस टेंड टू हैव सिम्टम्स ऑन द लेफ्ट साइड और दैट बिगिन इन द लेफ्ट साइड एंड देन मूव टू द राइट। तो जो पेशेंट है उसका जो कंप्लेन है वो भी लेफ्ट साइडेड होगा, लेकेसिस लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो या तो उसका कंप्लेन लेफ्ट साइड में रहेगा या फिर लेफ्ट से शुरू होकर के वो राइट की तरफ मूव करता है। सिम्टम ऑफ द ऑफिडिया ग्रुप आर प्रिसीडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितना भी ऑफिडिया ग्रुप स्नेक ग्रुप होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, एक्सेप्ट कोटेलस एंड इलेप्स एज दे आर राइट साइडेड। कोटेलस और इलेप्स जो है वो राइट साइडेड है, बाकी जो सारा ऑफिडिया ग्रुप है, चाहे वो लेकेसिस हो, नाजा हो, बोथ्रोप्स, वाइपरा, ये सारा लेफ्ट टू राइट जाता है। warm blooded and avoids sunlight and heat, going underground or to higher elevation where it is cooler। तो लेकेसिस स्नेक जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है एंड सनलाइट सन हीट उसको अवॉइड करता है, तो वो थोड़ा हायर एलिवेशन वाली जगह पे जाएगा जहाँ थोड़ा ठंडा रहे, या फिर अंडरग्राउंड में जाएगा, वैसा जगह जहाँ उसको धूप कम लगे वो कूल जगह पर जाना चाहेगा। लाइकवाइज जो लेकेसिस का पेशेंट होता है दे आर वार्म ब्लडेड स्पेशली ड्यूरिंग इलनेस, पेशेंट इज एग्रीवेटेड इन द हीट एंड लाइक्स टू हैव इनडायरेक्ट फैनिंग फ्रॉम अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो लेकेसिस का जो पेशेंट है उसको भी जो वो वार्म ब्लडेड है और जो कोल्ड है उससे उसको आराम मिलता है और हीट से एग्रीवेशन होता है। इसमें भी फैनिंग चाहिए बट लॉन्गर डिस्टेंस से चाहिए, जिससे कार्बोवेज में था कि क्लोज डिस्टेंस से फैनिंग चाहिए, लेकेसिस में लॉन्गर डिस्टेंस से थोड़ा दूर से उसको फैनिंग चाहिए। फिर एक्सट्रीमली फास्ट कैन स्ट्राइक सो फास्ट दैट व्हाट में अपीयर एज वन सिंगल स्ट्राइक विल एक्चुअली बी 3 और मोर स्ट्राइक। तो ये एक्टिविटी वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अगर किसी शिकार पे अगर वो एक बार हमला कर रहा है तो हम लोग को दिख रहा है कि वो एक बार हमला कर रहा है, बट एक्चुअली वो 3 या उससे ज़्यादा बार हमला कर देता है, बट वो इतना फास्ट है कि वो आइज कैप्चर नहीं कर पाता है। द लेकेसिस पर्सन इज़ लाइकवाइज नोन टू वॉक एंड टॉक फास्ट एंड हैव रैपिड थाट एंड क्विक कम्प्रिहेंशंस। तो जो लेकेसिस पर्सन रहेगा वो चलेगा बहुत जल्दी जल्दी, वो बात करेगा बहुत जल्दी जल्दी, उसका थॉट भी बहुत रैपिड होगा, बहुत एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जाएगा, एंड क्विक कम्प्रिहेंशन, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी वो समझ जाएगा। Heavy musculature, making it almost resistant to predators. Its only vulnerable place is its jaw and neck area. When it is grabbed by neck,
the snake will thrash around trying to get loose. In the process, however, he may break his neck. तो ओवरऑल देखा जाए तो लेकेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका मस्कुलेचर बहुत हेवी है और प्रेडेटर जिस पे वो हमला कर रहा है वो इसका हेवी वेट के कारण बच नहीं सकता है। बट इसका जो नेक एरिया है, जॉ एरिया है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर उसको नेक से पकड़ा जाए तो वैसे में वो बहुत वीक पड़ जाता है और अपने आप को छुड़ाने में उसका गर्दन तक टूट सकता है, इस तरह का भी कंडीशन हो सकता है, उसका नेक इतना वीक होता है। The legacies person is also vulnerable in the neck, jaw and throat area. They get many throat symptoms and they are so sensitive in their region that they cannot stand to have anything around their neck or tight clothing. तो उसी तरीके से लेकेसिस भी जो है उसका नेक जो है वो वीक पॉइंट होता है। नेक जो थ्रोट एरिया का कंप्लेन इसमें ज़्यादा मिलता है, जैसे डिप्थेरिया हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये सब लेकेसिस में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और जो पेशेंट है उसको अपने नेक के पास कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई कवरिंग नहीं चाहिए, कोई टाइट क्लॉथिंग या फिर सिंपली नॉर्मल कपड़े का टच भी उसको नेक के पास नहीं पसंद है। It is also known for its high sexual energy. Surprisingly, enough homosexuality among them have been documented. तो ये डॉक्यूमेंटेशन में है कि लेकेसिस स्नेक में होमोसेक्सुअलिटी भी मिलता है। It is therefore no surprise that लेकेसिस is one of the few homeopathic remedies known for its homosexuality. तो लेकेसिस में भी होमोसेक्सुअलिटी मिलता है। केंट रिपर्टरी में रूब्रिक है विमेन एवर्शन टू, उसमें लेकेसिस है, यानी कि ऑफ अपोजिट सेक्स। ये मेन के लिए है कि अगर विमेन से एवर्शन है तो वैसे केस में लेकेसिस है। एक और रूब्रिक है लव विथ वन ऑफ हर ओन सेक्स, सेम सेक्स के लव के लिए भी लेकेसिस मेडिसिन है। तो ये दोनों रूब्रिक लेकेसिस के होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रम्यूर, यहाँ पे 3 कॉलम है। नाइट्रम्यूर जो टिपिकल जो क्रूड फॉर्म में टेबल सॉल्ट रहता है वो, सेकेंड रो है नाइट्रम का मेंटल एंड थर्ड है नाइट्रम का फिजिकल। नाइट्रम्यूर सॉल्ट ऑकर्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म बाय द बॉन्डिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड विथ ईच अदर। तो सॉलिड 2 तरह का होता है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि सोडियम और क्लोराइड से मिलकर के बना है। सेम क्रिस्टलाइजेशन नाइट्रम के मेंटल में भी मिलता है और फिजिकल में भी मिलता है। So blockage of healthy flow of emotions get crystallized, they become bound to their grief and brood. यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन मेंटली है कि वो कहीं पे किसी जगह पे वो जाके किसी पॉइंट पे जम गया है, एक ग्रीफ जो भी उसका दुख है वहाँ वो जाके फंस गया है, जहाँ कि उसका इमोशंस का हेल्दी फ्लो नहीं हो रहा है और उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा है, दैट इज़ ब्रूडिंग। तो ये नाइट्रम के मेंटल में है। सेम क्रिस्टलाइजेशन नाइट्रम के फिजिकल में है। मेटाबॉलिक क्रिस्टलाइजेशन causes stagnation in organ and fluid represented by choking throughout complaint. तो इसमें फिजिकल स्टैग्नेशन जैसे आर्टरीज में जैसे एथरोमा होता है जिससे कान की ब्लड का फ्लो डिक्रीज करता है, उसी तरीके से यहाँ पे फिजिकली है जिससे कान की चॉकिंग हो सकता है, सप्रेशन होता है जिससे मेंस्ट्रुअल सप्रेशन होता है। तो ये सारा मिलेगा। सॉल्ट एड लाइफ टू फूड व्हेन इट ब्लेंड्स विथ इट। तो कोई भी खाना है अगर वो नमकीन खाना है उसमें अगर नमक नहीं है तो फिर वो टेस्टलेस है। उसी तरीके से जो नाइट्रम का मेंटल है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है एंड ऑप्टिमिस्टिक नाइट्रम इज चेयरफुल, क्रिएटिव एंड फाइंड्स लाइफ टेस्टफुल। तो उसका लाइफ वो टेस्टफुल लगता है, वो बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत आशावादी होता है। और फिजिकल में देखा तो क्रेविंग फॉर सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट से बना है तो एक्सेसिव डिज़ायर होगा सॉल्ट का। नमक ऊपर से लेकर के खाएगा, नमकीन खाना उसको ज़्यादा पसंद रहेगा। कोई फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो बाकियों को ऊपर से नमक नहीं चाहिए, बट नाइट्रम के पेशेंट को चाहिए होगा। द सी फ्रॉम विच द सॉल्ट इज ऑब्टेन प्रोड्यूसेस वेव्स ड्यूरिंग एवोपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो एवोपरेशन से सॉल्ट बनता है, जो वेव से वो ऑसिलेट करता है, कभी वेव ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। सेम तरीके का फेज नाइट्रम के मेंटल में भी है। ऑसिलेशन ऑफ इमोशंस ऑकर फ्रॉम चेयरफुलनेस वीपनेस। तो वो कभी बहुत चेयरफुल है कभी बहुत वीपनेस है, तो ये ऑसिलेशन नाइट्रम के मेंटल में मिलता है। सेम चीज़ नाइट्रम के फिजिकल में भी है। द पेन्स इंक्रीज एंड डिक्रीज रिदमिकली। जो पेन है वो भी जो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वो एक रिदम में करता है, वेव के जैसा करेगा। The tides dependent on moon show a periodic increase and decrease. The sun too affects the sea. तो जिस तरह से जो समुद्र है वो टाइड पे डिपेंडेंट है क्योंकि समुद्र से ही नमक मिल रहा है। तो जो ज्वार भाटा है वो मून पे डिपेंडेंट है, मून का क्या फेज है, सन पे डिपेंडेंट है। उसी तरीके से जो नाइट्रम का मेंटल है, मेंटल कंप्लेन,
वो भी सन से एग्रीवेट होता है, और जो मून का फेज है, लाइक जो अमावस्या पूर्णिमा है, उसमें उसका कंप्लेंट जो है वो एग्रीवेट होता है। सेम चीज़ मिलेगा फिजिकल में, द एग्रीवेशन इज़ पीरियोडिक, जिस तरह से अमावस्या पूर्णिमा का पीरियोडिसिटी है, फिजिकल में भी ये पीरियोडिसिटी मिलेगा कि सेम टाइम पे हो रहा है, जैसे 10 to 11 PM है नाइट्रोम्यूर का, सेम टाइम आर और ऑन अल्टरनेट डेज। फिर है द सी बीइंग डीप हाइड्स ऑल इट ओन्स इन इट्स डेप्थ अपीयरिंग काम एंड क्लियर फ्रॉम द एक्सटीरियर। तो समुद्र में बहुत कुछ है, समुद्र में बहुत सारा प्लांट है, ज़्यादा जो भी प्लांट है वो समुद्र में ही है मेजॉरिटी में, जो एनिमल्स है वो समुद्र में है, लार्जेस्ट मैमल वो भी समुद्र में है, बहुत सारी चीज़ें, जहाज़ है समुद्र में है, तो अंदर बहुत कुछ है, बट बाहर से वो बहुत काम कूल दिखता है। इसी तरीके से जो नाइट्रम का मेंटल है, द पेशेंट बरीज हिज डीप ग्रीफ, दे सप्रेस ऑल देयर ग्रीफ एंड पुट अ काम एक्सटीरियर। तो अंदर से वो बहुत दुख में रहेगा, बट एक्सटर्नली वो बहुत ही काम अपना एक अपीयरेंस बनाता है। रॉक सॉल्ट नेवर मेल्ट्स फुल्ली वाइल कुकिंग। जब कुक करते हैं तो रॉक सॉल्ट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं करता है। सेम चीज़ नाइट्रम में है कि वो बहुत प्राइवेट रहना चाहेगा, बहुत ज़्यादा लोगों से मिंगल नहीं करेगा। सेम चीज़ इसका फिजिकली है सेपरेशन में, इसमें सेपरेशन बहुत कॉमन है। लाइकोपोडियम, इट इज़ मेड फ्रॉम अ स्पोर्स, द स्पोर्स आर एक्सटर्नली वेरी हार्ड बट वंस ब्रोकन दे आर वेरी सॉफ्ट इंटरनली। तो जो स्पोर्स है वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ रहता है, जो कि बहुत ही इनर्ट होता है, हार्ड होता है, बट जब इंटरनल है, जब वो अंदर से टूटता है तब वो बहुत सॉफ्ट होता है। पेशेंट इनिशियली नॉन कोऑपरेटिव विद फिजिशियन, but once he starts believing in the physician, he is very cooperative. Even when the patient delivers lectures, the speech is not fluent initially, but with the progress of time, the patient finishes his lecture well. तो अगर कोई पेशेंट है वो किसी डॉक्टर के पास गया है केस टेकिंग के लिए, तो स्टार्टिंग में वो अपना सारा कंप्लेन नहीं बताएगा, उसको बहुत हेजिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा वो कोऑपरेटिव नहीं रहेगा, बट जैसे जैसे उसको फिजिशियन पे ट्रस्ट होने लगेगा तब वो बहुत कोऑपरेटिव रहता है। उसी तरीके से बाय प्रोफेशन अगर वो कोई टीचर है या फिर पॉलिटिशियन है जो कि लेक्चर्स देता है या फिर स्पीच डिलीवर करता है, तो स्टार्टिंग में जो उसका स्पीच होगा वो बहुत फ्लुएंट नहीं होगा, बट जैसे जैसे उसका लेक्चर फिनिश होने पे आता है उसका लेक्चर बहुत ही फ्लुएंट रहता है। तो ये टेंडेंसी लाइकोपोडियम में है कि स्टार्टिंग में वो हार्ड है, बाद में फिर वो फ्लुएंट है। पल्स्टिला, द पल्स्टिला प्लांट हैज़ अ स्मॉल डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम दैट बेंड्स इन द विंड। तो पल्स्टिला बहुत डेलिकेट है, सॉफ्ट है, और हवा से भी जो है वो बेंड कर जाता है। द पल्स्टिला पर्सन इज सिमिलरली जेंटल, माइल्ड एंड इल्डिंग। उस तरह से जो पल्स्टिला पेशेंट है वो भी बहुत माइल्ड होता है, जेंटल होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी कंडीशन में ढल जाने का होता है, कोई भी बात मान लेगा। द फ्लावर पॉइंट्स डाउन अवे फ्रॉम द सन। सिमिलरली पल्स्टिला पीपल टेंड टू बी शाई एंड टिमिड। तो जो फ्लावर होता है वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, वैसा ही जो पेशेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा शाई होगा, शर्मीला होगा, बहुत टिमिड होगा, कम बोलेगा, टैसिटर्न। तो जो फर्स्ट फिगर है वो पल्स्टिला का फोटो है कि जो फ्लावर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, फ्लावर ड्रॉपिंग डाउनवर्ड। जो नेक्स्ट फिगर है वो है फ्लावर्स आर इन फॉर्म ऑफ बंच, कि फ्लावर जो है वो बंच में होता है, अकेले नहीं होता है। इसमें भी जो सारा फ्लावर है वो नीचे की तरफ बेंट है। Flower blooms in open air and it gets its name because its pollen are easily carried by the wind. पल्स्टिला को विंड फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि इसका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। उसी तरीके से जो पेशेंट है दैट क्रेव फॉर ओपन एयर एंड गेट्स रिलीफ फ्रॉम इट। पल्स्टिला को ओपन एयर का क्रेविंग होता है, उसका डिज़ायर होता है, और उसको ओपन एयर से रिलीफ भी मिलता है। द पल्स्टिला प्लांट ग्रोज इन क्लस्टर्स, नेवर अलोन। तो जो फोटो में है कि जो पल्स्टिला प्लांट है वो अकेले नहीं है, वो ग्रुप में है, क्लस्टर में है, बंच में है। उसी तरीके से लाइकवाइज द पल्स्टिला पर्सन इज एवर्स टू सॉलिट्यूड एंड डिजायर्स कंपनी। उसको अकेला रहना पसंद नहीं है, ये कंपनी में रहना चाहता है, ग्रुप पसंद है पल्स्टिला को। प्लांट ग्रोज इन सैंडी सॉइल। जो पल्स्टिला प्लांट है वो सैंडी सॉइल में होता है, यानी कि वैसे जगह पे जहाँ बालू ज़्यादा है वैसे जगह पे होता है। पल्स्टिला लेडीज आर इंक्लाइन टू बी वेरी सैंडी विथ सैंडी हेयर। उसका जो बाल का कलर होगा वो बालू के जैसा होगा, इस कलर के लोगों में ये ज़्यादा सुटेबल होता है। फ्लावर्स आर डेलिकेट सो दे चेंज डायरेक्शन विद अ ड्राफ्ट ऑफ विंड। फ्लावर इतना डेलिकेट है कि विंड का एक ड्राफ्ट से, हवा से वो मुड़ जाता है। सिमिलरली द पल्स्टिला पेशेंट इज सेंसिटिव, चेंजेबिलिटी इन सिम्टम एंड चेंजेबल मूड। इसमें चेंजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुरंत वो चेंज होता है। लाइक एलन में लाइन है, सिम्टम एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल, नो टू अटैक्स अलाइक,
वेरी वेल वन आर वेरी मेजरेबल द नेक्स्ट। तो कोई भी दो कंप्लेन उसका सेम नहीं होता है, बहुत अलग होता है। तो ये चेंजेबिलिटी पल्सटिला में बहुत कॉमन है। The pulsatilla flower is bell-shaped like a vase, which is the quintessential jungle symbol for feminine principle। तो कार्ल जंग का जो सिंबल है उसमें ये वास शेप्ड बेल शेप्ड फ्लावर को फेमिनिन विमेन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से पल्सटिला जो है वो एक विमेन रेमेडी है, ज़्यादा सुटेड है इन कंपेरिजन टू द मेन। तो जो ये रेड फ्लावर है ये सिम्बलाइज करता है विमेन को, और इसी तरीके का पल्सटिला का प्लांट भी होता है। मेनली प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट वेयर इट नीड्स लेस वाटर टू सर्वाइव। तो पल्सटिला डेजर्ट एरिया में होता है जहाँ की कम पानी चाहिए। इसी तरीके से जो पल्सटिला का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टलेस होता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ है, माउथ ड्राई है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि माउथ ड्राई होता है बट पेशेंट को प्यास नहीं लगता है। और ये डेजर्ट वाले एरिया में हो रहा है जहाँ बालू ज़्यादा है। इसी कारण ऑल्सो सैलिसिया इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी, क्योंकि बालू से सैलिसिया बनता है। तो यहाँ पे सैलिसिया जो है वो पल्सटिला का कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे बेलाडोना कैल्केरिया का है कि बेलाडोना वैसे प्लांट जगह पे ज़्यादा ग्रो करता है जहाँ की मिट्टी में कैल्केरिया होता है, उसी तरीके से, और वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। वैसे ही यहाँ पे ये बालू वाले जगह पे हो रहा है, इसलिए सैलिसिया पल्सटिला का कॉम्प्लीमेंट्री है। द स्टेम ऑफ द फ्लावर इज कवर्ड विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम विंड इन चिली फेज। तो इसके प्लांट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि चिली फेज से, विंड से उसको बचाता है। लाइकवाइज द पर्सन इज सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर एंड नीड्स कवरिंग इन ओपन एयर। तो जो पेशेंट है उसको भी ड्राफ्ट ऑफ एयर से सेंसिटिव होता है और ओपन एयर में वो कवरिंग चाहता है। तो जैसे ये प्लांट है कवर्ड विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो बर्ड्स रहे, स्टेम रहे, सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है। Pulsatilla plant has capacity to hold water for longer time due to lack of water in dry places। तो वाटर को होल्ड करने का टेंडेंसी होता है क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। तो जो डेजर्ट में रहता है, ड्राई एरिड एरिया पे रहता है, उसमें ये एडेप्टेबिलिटी रहता है कि वो वाटर को होल्ड कर सकता है। जैसे कैमल में, कंगारू रैट में है, कैक्टस प्लांट में है, वैसे ही इसमें भी है। उसी तरीके से ड्यू टू होल्डिंग टेंडेंसी द डिस्चार्जेज आर थिक एंड ब्लांट फ्रॉम ऑल ऑरिफिसेज एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जो डिस्चार्जेज होता है वो थिक होता है क्योंकि वो वाटर को रिटेन करके रखता है, इसलिए डिस्चार्जेज थिक होता है। वेदर कॉक इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट टर्न्स फ्रीली विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो वेदर कॉक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि जिस साइड हवा चलेगा उस तरह का डायरेक्शन बताता है कि हवा किस साइड है। Pulsatilla symptom like a fickle as the wind are closely related to the term weathercock। तो उसी को weathercock के जैसा कहते हैं। There is marked changeability of patient behavior in erratic fashion that are probably maybe patient is mild and pleasant for 1 minute and peevish and tearful in the next। तो एक टाइम पेशेंट बहुत माइल्ड है, शांत है, खुश है, और तुरंत वो बहुत इरिटेबल हो सकता है, बहुत रोने वाला हो सकता है। तो ये चेंजेबिलिटी पल्सटिला में मिलता है, इसलिए इसको weathercock भी बोलते हैं। And the last one, Sepia officinalis। It is an independent creature. It swims alone rather than in a group। तो ये अकेले रहना चाहता है, अकेले स्विम करता है, ये ग्रुप में स्विम नहीं करता है। उसी तरीके से जो सीपिया का पेशेंट है वो नेचुरली इंडिपेंडेंस उसको पसंद है और वो बाकियों के साथ ना जा करके अकेले रहना चाहेगी। पल्सटिला ग्रुप में रहता है, प्लांट ग्रुप में ग्रो करता है, सीपिया अकेले रहना चाहता है, सीपिया जो है वो अकेले स्विम करता है। इट इज़ अ सॉलिटरी एनिमल, ये अकेले रहता है। सीपिया वीमेन कैन बी अनसोशल एंड अवर्स टू कंपनी। शी डजेंट वांट टू गो आउट, कंपनी एग्रीवेट्स एमुलेशन व्हेन अलोन। तो ज़्यादा सीपिया को सोशल रहना पसंद नहीं है, वो अनसोशल है, बहुत उसको भीड़ पसंद नहीं है, कंपनी में एग्रीवेशन होगा, और अकेले रहने उसको अच्छा लगेगा, अकेले में वो एमुलेशन होता है। लिम्स और टेंटिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन डांसिंग इन वाटर। जो सीपिया है मोलस्का, उसका जो लिम्स है या टेंटिकल है वो हमेशा मोशन में रहता है, लाइक वो वाटर में डांस कर रहा है, ऐसा उसका अपीयरेंस रहता है। दे आर मोर कंफर्टेबल फ्रॉम मूविंग अबाउट एंड वर्स फ्रॉम एनी फिक्स्ड और लॉक्ड पोजिशन सच एज नीलिंग एट चर्च, स्टैंडिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, बेंडिंग ओवर टू वॉश और इवन सिटिंग। Likewise, the sepia women always feel better from any violent motion activity, jogging, tennis, swimming। तो जिस तरह से वो मूव करता है हमेशा, उसी तरीके से सीपिया का पेशेंट जो है वो भी मूव करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जब उसको कभी स्थिर रखेंगे, फिक्स्ड पोजीशन पर रखेंगे, तो उसका कंप्लेन एग्रीवेट करता है। लाइक चर्च में अगर हैं, बहुत देर तक किसी जगह खड़े हैं, अगर
किसी काम के लिए बहुत देर तक झुके हुए हैं, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, तो उसका कंप्लेन बढ़ता है। जबकि अगर वो वायलेंट एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज़्यादा मोशन हो रहा है, जॉगिंग, टेनिस, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, स्विमिंग इन्वॉल्व है, तब उसको आराम मिलता है। जैसे डिस्निया के लिए है एग्रेवेटेड बाय सिटिंग आफ्टर स्लीप इन रूम एंड एमुलेटेड बाय डांसिंग और वॉकिंग रैपिडली। तो डिस्निया दैट इज़ ब्रेथलेसनेस। तो नॉर्मली किसी को आराम, रेस्ट से आराम मिलता है और मोशन से प्रॉब्लम होता है। बट सिपिया में उल्टा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि उसमें जब बैठा रहेगा तब प्रॉब्लम है, सो रहा है यानी रेस्ट कर रहा है तब प्रॉब्लम है, रूम में शांति से है तब प्रॉब्लम है। यही अगर वो डांस कर रहा है या फिर जल्दी जल्दी चल रहा है तो वैसे केस में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। Considered as a bad mother, they don't wash their eggs nor defend them against predators or even show any interest in the fate of their young. तो सीपिया को बैड मदर कहा जाता है कि जब वो एग्स देती है तो उसका प्रोटेक्शन नहीं करती है कि कोई प्रेडेटर आएगा उसको ख़त्म कर देगा। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके फेट में कि उसका ऑफस्प्रिंग वो बनेगा कि नहीं बनेगा, वो अंडा ख़त्म हो जाएगा, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। सेम चीज़ सीपिया मदर में मिलता है, सीपिया पेशेंट में। The indifference of to children and to loved ones is a keynote of sepia mothers who are known to have their indifference. तो इसमें indifference बहुत important है। अपने बच्चे से, अपने रिलेटिव से indifference होगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा उससे, ये सिपिया में मिलता है। और इसका रूब्रिक है कैंट्रीपर्टी में indifference हर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन से भी सिपिया को indifference रहेगा और ये फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है सिपिया का। सिपिया हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी टू मूव बैकवर्ड्स रैपिडली। तो सिपिया जो है वो बैक मूवमेंट भी करता है, यानी कि पीछे स्विम करना, इस तरीके से वो करता है। लाइकवाइज सिपिया पीपल आर नोन टू हैव एन एवर्शन टू कंपनी, दे अवॉइड एंड एस्केप फ्रॉम क्लोज इमोशन टाइज। तो इसको कंपनी से एवर्शन है, ग्रुप पसंद नहीं है, इसलिए वो उन सारी चीज़ों से भागता है। कोई भी इमोशनल कनेक्शन से वो वापस आ जाता है कि इस लेवल तक नहीं जाना है। कैंट्रीपर्टरी में है ड्रीम्स चेस्ड एंड हैड टू रन बैकवर्ड। उसमें सिंगल मेडिसिन है सिपिया कि उसको ड्रीम आता है, लाइक उसको कोई भी चेज कर रहा है और वो उस चीज़ से वो भागता है। ये टेंडेंसी सिपिया में है जो कि कैंट्रीपर्टरी में मेंशन्ड है। रेफरेंसेस जेडी पाटिल, टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, मंडल एंड मंडल, अ टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, एंड इंटरनेट ऑफ कोर्स wikipedia.com. थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू डॉक्टर राधे जी। यस अब सर। अपना पीपीटी को हटा लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था और मैं इस पर कुछ ऐड करना चाहूँगा थैंक यू सर। क्योंकि क्योंकि आपने डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर के इतिहास को थोड़ा सा जिक्र नहीं किया है। प्रिंसिपल्स जो है तो एक वर्ड आता है सिक्यूट इंटेरा, SICUT इंटेरा। ये माइकल फॉकल्ट का है जो कि ये कॉन्सेप्ट है जहाँ की कहते हैं कि रिजेम्बलेंस इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी चीज को समझने के लिए हम लोग तुलना से पढ़ते हैं, है ना, तुलना। तो ये तुलने वाली बात आई सिक्यूट इंटेरा। इसके बाद में इसका जो मेडिसिन से यूज आया, वो स्विस फिजिशियन से पारासेल्सस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने पारासेल्सस बॉर्न 1493 में 1541 में इन्होंने बताया, यानी कि और ये 17वीं शताब्दी तक इनकी बातें चलती रही। ये मेडिसिनल यूज के लिए, मेडिसिन को समझने के लिए। अब पुराने जमाने से मैथमेटिका में जो था, दवा का तो प्रूविंग होता नहीं था, तो लोग रिजेम्बलेंस के आधार पर अनुमान लगाते थे कि इसके लक्षण ऐसे होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात को बताना चाहूँगा, इस पर एक विशेष से जानकारी एक जूता बनाने वाले का, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। एक जूता बनाने वाला जिसका नाम था जैकब ऑयन, जो कि 1575-1524 में था। उन्होंने एक पुस्तक लिखा सिग्नेचर रेडम 1621 शताब्दी 1621 में, और इन्होंने कहा कि रिजेम्बलेंस रिलेशनशिप जो है तो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से ये पुराना इतिहास है। और लेकिन मैं इस बात को भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हेनीमैन का क्या है ना, डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर का आपने बहुत अच्छा बताया। और ये बात डॉक्टर हेनीमैन के मैथमेटिका प्यूरा में भी जिक्र किया हुआ है डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर का। लेकिन उन्होंने यहाँ पर शर्त लगाया
उसका केवल आप डॉक्ट्रिन, क्योंकि आप देखे थे जो प्री हेनिमेनियन मिथ्या मेडिका है, तो ये जो पहले वाले मिथ्या मेडिका में उसका जो बेसिक जो आधार है वो रिजेम्बलेंस के आधार पर, जैसे आपने बताया कि किसी पत्ते का, किसी पौधे का जो जूस जो है तो निकलता है वो व्हाइट कलर का अगर निकलता है तो कहते हैं कि ये उस तरह के घाव में ज्यादा यूजफुल होगा जहाँ की व्हाइट पस निकलता है। ऐसे करके वो लोग अनुमान पर किया करते थे और फिर ये अनुमान के आधार पर होता है। और इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं और कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव एक्सीडेंटल प्रूविंग भी हुआ, उसके आधार पर लोगों ने किया। लेकिन डॉक्टर हेनिमैन ने जो कि प्रूविंग की बात करी तो कहा कि जब तक इस रिजेम्बलेंस को आप प्रूविंग के माध्यम से सत्यापित नहीं कर लेते हो तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का यूज जो है तो बेकार होगा। तो एक जगह पर यह फेल कर जाता है ये सिद्धांत। इसीलिए जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को देखते हैं इसे समझने के लिए दवा को समझने के लिए, क्योंकि दवा को समझने के लिए हम लोग केवल मिथ्या मेडिका को पढ़ते हैं, लेकिन मिथ्या मेडिका में उस दवा के इतिहास के विषय में भी पढ़ना चाहिए और बहुत सारे जो मेडिकल हिस्ट्रीज है उसको पढ़ना चाहिए। जैसे आपने चिकिया बताया तो चिकिया की कहानी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चिकिया को डॉक्टर हेनिमैन ने प्रूव किया था और हेनिमैन ने इसको कैसे प्रूव किया ये जानकारी आप लोगों को होगा, क्योंकि चिकिया एक पेंटर जो था, जो पेंटिंग किया करता था, उसे कुछ तकलीफ थी और बार बार दवा देने के बाद में भी वह ठीक नहीं था। क्योंकि वो हेनिमैन से परिचित था तो हेनिमैन ने उनके घर पर देखे कि ये पेंटिंग कर रहा, पेंटिंग करने के दौरान बार बार उस ब्रश को अपने जीभ के पास ले जाता। तो वो उसको लगा कि ये जरूर इसका कारण इसका मेंटेनिंग फैक्टर होगा और उन्होंने उसके आधार पर वहाँ पर चिकिया के लिए उनके लिए दृष्टिकोण बना। तो ये चीज को हम लोगों को, आप चिकिया का कलर भी आप देख रहे हो और कहीं भी देख रहे हो तो इसमें है। इसी तरह से आपने पलसितला का बड़ा अच्छा बताया, ये बालू वाले स्थान पर पाया जाता है। तो बालू वाले स्थान में क्या होगा, बालू में तो पानी नहीं मिलता है, वहाँ पर पौधा कैसे जीवित रहेगा, कम से कम क्या तो इसलिए पलसितला हम लोग कहते हैं कि थर्सलेस होता है ना। और थर्सलेस इसलिए होता है कि वो अपने अंदर में वाटर स्टोर कर लेता है, जैसे पानी बढ़ता तो स्टोर करके रखा और उसी पर जीता रहा, चलता रहता है। यही आधार है हम लोगों को ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का। और आपने जितनी भी दवाइयों को बताया वो बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग को इसमें ध्यान देना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और आपका एक सवाल था, इन्होंने कहा था एक्सलेंट सिस्टम सभी ने कहा है, डॉक्टर उन्होंने पूछा है कि इसके रेफरेंस पे बुक जो है तो रेफरेंस पे, तो आपने रेफरेंस नहीं दिया है। रेफरेंस आपके स्लाइड्स में था ही, तो मैं समझता हूँ कि इस पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और लोग ये जो रिजेंडेंस है जवाब को मेमोराइज करने है ना, कहते हैं कि मिथ्या मेडिका को पढ़ने के कई एक तरीके होते हैं, तो तरीकों का यूज आप कैसे करोगे। इसमें एक तरीका यह भी है मिथ्या मेडिका को समझने का, जैसे कि नोट्स में लोग पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो उसी तरह से एक तरीका होता है रिजेम्बलेंस के आधार पर पढ़ना। ये एक माध्यम बनता है लेकिन एक बात का ध्यान हम लोगों को अवश्य रखना चाहिए कि जब हम रिजेम्बलेंस की बात करते हैं तो क्या वह ड्रग प्रूविंग, ओरिजिनल ड्रग प्रूविंग से उसका संबंध होता है कि अगर ये संबंध होता है तो हम लोगों के लिए उपयुक्त होगा, अन्यथा ये जो है तो उसको स्वीकार करेंगे। तो इसको आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करना है, इसको रियलिटी के आधार पर चलना है, ऐसा डॉक्टर हेनिमैन का मानना था। तो वैद्य जी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और इसके लिए आपको धन्यवाद है। थैंक यू सर। और मैं अगर कुछ और इस टॉपिक पर और कुछ ऐड करना चाहती हैं तो जब समय समाप्त हो गया है या इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आगे वाले सेशन में, क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयों का जिक्र किया है, उसी तरह से कुछ और दवाई को बताइए, एक सेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर पर लीजिए तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोगों का सेशन आज समाप्त होता है और हम लोग अपने इस सेशन को इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करते हैं एंड इंग्लिश सेशन के